Good morning everyone and welcome to the class. We are doing chapter Parties and Party System in India, which is Challenges to and Restoration of the Congress System from your original syllabus. And in this chapter we have discussed some of the questions, and today we will discuss other questions. Like we have the first question which we are going to discuss today is the question which came in the year 2020, and it's a 4-mark question. The question is, what is meant by Privy Purse? Explain the role played by Indira Gandhi in its abolishment. इट्स अ 4-mark क्वेश्चन और ये फर्स्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन आया है. हाँ, what do you mean by Privy Purse? That question came earlier also, but the role of Mrs. Gandhi in abolishing this Privy Purse, this question came for the first time in 2020. That is why I told you it is not only important to do the previous year questions, because previous year questions are important, but every year you will find some new questions which are never there in the previous years. So if you want to secure good marks, like if you want to secure more than 90 plus, then you must go through the whole chapter. Nothing should be left. And whatever we are discussing in these videos, these are important for you to understand the way of answer formation. किस तरह का क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में आपका इंट्रोडक्शन क्या होना चाहिए, पॉइंट्स क्या क्या आने चाहिए, कंक्लूजन क्या होना चाहिए. एक आंसर फॉर्म करने का जो तरीका होता है, दैट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट. यू आर नोइंग द थिंग्स, है ना, बट इफ यू आर नॉट एबल टू प्रेजेंट देम इन अ प्रॉपर मैनर, देन योर नॉलेज विल बी ऑफ, I can't say कि your knowledge will be of no use. Knowledge is always useful, but our aim is to gain good marks, है ना. नॉलेज होना बहुत अच्छी चीज़ है, बट नॉलेज के साथ साथ हमारा ये भी तो एम होता है कि हमें अच्छे मार्क्स मिलें, ताकि हमारे आगे के लाइफ में वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है. तो in order to get good marks, what is important that you must be able to present your answer in a proper manner, and that is the requirement, and this requirement is fulfilled through these videos. So you must watch all these way of answering the questions, है ना. First you must understand the question, and then you must form the answer in your mind. Mentally you must form the answer कि इसके बाद इंट्रोडक्शन में क्या मुझे देना है, देन क्या क्या मेन पॉइंट्स मुझे डालने हैं, इसके बाद कौन सा, इसके बाद कौन सा. तो इस तरह से एक फ्रेमवर्क जो है वो माइंड में प्रिपेयर करके देन ओनली यू शुड स्टार्ट राइटिंग. तो उस हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है. एंड इट्स नॉट कि जो हमने डिस्कस किया है उसी में से क्वेश्चन आएंगे. क्वेश्चन हमेशा इस तरह के आएंगे. जब भी आप एग्जाम में बैठेंगे, क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आएगा, तो कुछ ना कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको उलझाएंगे. ट्विस्टेड क्वेश्चंस विल बी देयर, डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं होंगे, कुछ हॉट्स टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी हो सकते हैं. और हर क्वेश्चन को वी कैन नॉट एंटिसिपेट कि किस तरह का क्वेश्चन आएगा. हाँ, एक प्रोबेबिलिटी होती है किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, कैसा क्वेश्चन फॉर्म होगा, किस तरह का होगा. जैसे कि क्वेश्चन पहली बार आ रहा है कि इंदिरा गांधी का क्या रोल रहा, तो इसलिए हर तरह से आपको प्रिपेयर रहना है, ठीक है. तो अब हम लोग इसके आंसर को देखेंगे. प्रिवी पर्स क्या था? प्रिवी पर्स एक तरह का ग्रांट या हम कहेंगे अलाउंस था, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से दिया जा रहा था प्रिंसली
स्टेट्स के जो भी राजा थे उनको क्यों दिया जा रहा था, क्योंकि उनसे उनकी जो प्रिंसली स्टेट्स जो थे वो उनको मर्ज करवा दिया गया था अपनी कंट्री में। तो उसके बदले में उनको वो ग्रांटियर अलायंस दिया जा रहा था, और वो ग्रांटियर अलायंस प्रोपोर्शन में था, जितना उनका टेरिटरी, जितनी उनकी प्रॉपर्टी थी उसके प्रोपोर्शन में ये ग्रांटियर अलायंस उनको मिलता था। अब दूसरी चीज जो है वो है कि मिसेस गांधी ने इसमें क्या रोल प्ले किया। So we have discussed it earlier also that Nehru was also not very much in favor of this privy purse, because it was against the rule of democracy, है ना। डेमोक्रेसी के अंदर आप हेरिडिटरी बेसिस पे अलाउंस दे रहे हैं, बट नेहरू ने कभी इसको हटाने का, जो कहा जाए, कभी भी इस तरह का उनका नहीं रहा। बट जब इंदिरा गांधी आती है और 1967 के इलेक्शन के बाद इंदिरा गांधी ने इस चीज़ को बहुत सपोर्ट किया कि गवर्नमेंट को प्रिवी पर्स अबॉलिश कर देना चाहिए। बट ये इंदिरा गांधी का जो मूव था, जो उनकी डिमांड थी फॉर द अबॉलिशमेंट ऑफ प्रिवी पर्स, दैट वाज अपोज्ड बाय द सिंडिकेट लीडर्स विद इन द कांग्रेस। कांग्रेस के अंदर में ही इसके कारण काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट आ गए थे। मोरारजी देसाई जो थे वो बिल्कुल भी अबॉलिशमेंट के सपोर्ट में नहीं थे। ही वॉज अगेंस्ट द अबॉलिशमेंट ऑफ प्रिवी पर्स बिकॉज ही वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट इट इज अ काइंड ऑफ ब्रीच ऑफ फेथ विद द प्रिंस। जो प्रिंसेस थे डिफरेंट प्रिंसली स्टेट्स के, उनके साथ जो एक समझौता किया गया था कि उनके टेरिटरी को हम ले रहे हैं, उसके बदले में उनको हम प्रिवी पर्स देंगे, अलाउंस देंगे, ग्रांट देंगे, उस फेथ का ये ब्रीच हो रहा था अकॉर्डिंग टू मोरारजी देसाई, और इसलिए उन्होंने उसको सपोर्ट नहीं किया। लेकिन इंदिरा गांधी ने इसको पूरी तरह से सपोर्ट किया, और उसके लिए 1970 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया बाय दिस इंदिरा गवर्नमेंट। बट ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास नहीं हो पाया राज्यसभा से, एंड देन क्या किया गवर्नमेंट ने, ऑर्डिनेंस लाया था। ऑर्डिनेंस होता है जब दोनों हाउस, ये दिस इज नॉट इन योर सिलेबस, बट अगर हम ऑर्डिनेंस वर्ड यूज कर रहे हैं तो वी मस्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग, है ना। ऑर्डिनेंस का क्या मीनिंग होता है। तो जब दोनों हाउस जो है वो सेशन में नहीं है, लोकसभा राज्यसभा, बोथ ऑफ देम आर नॉट इन सेशन, एंड कुछ ऐसे सिचुएशन अराइज हो गए जिसपे कि कानून बनाने की बहुत अर्जेंसी है, ठीक है। तो वैसे कंडीशन में क्या होता है, प्रेसिडेंट के पास पावर होता है कि वो ऑर्डिनेंस इशू करके उस लॉ को, मतलब ऑर्डिनेंस इशू किया तो वो उसमें क्या किया कि उसने उस लॉ को बना दिया थ्रू ऑर्डिनेंस। लॉ मेकिंग पावर है ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट अपने हिसाब से, अगर उसको लगता है कि हाउस सेशन में नहीं है बट ऐसा सिचुएशन है जिसमें कि नए लॉ को लाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, जरूरी है, तो उसमें नया लॉ को लाया जाता है दिस ऑर्डिनेंस के थ्रू। एंड इट इज नॉट एक्चुअली द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, बिकॉज प्रेसिडेंट यूजेस हिज or her power according to the advice of the Council of Ministers. So whatever we are saying that it is the power of the President, actually it is the power of the Prime Minister and his Council of Ministers. तो ऑर्डिनेंस होता है कि जब दोनों हाउस इसमें नहीं है, सेशन में नहीं है, और इसमें क्या होता है, इसकी जो मैक्सिमम पीरियड होता है दैट इज 6 months and 6 weeks होता है, उससे ज़्यादा वो नहीं हो सकता है, क्योंकि दो हाउस के दो सेशन के बीच में 6 months का गैप होना चाहिए, है ना, मैक्सिमम 6 months का, उससे ज़्यादा का गैप नहीं हुआ। तो जब भी फिर हाउस आएगी सेशन में तो फिर वो उस ऑर्डिनेंस को लॉ में कन्वर्ट किया जाएगा। तो इन्होंने ऑर्डिनेंस लाया था इंदिरा गांधी ने 1970 में, इन ऑर्डर टू अबॉलिश, मतलब ऑर्डिनेंस के थ्रू उन्होंने प्रिवी पर्स को अबॉलिश कर दिया। लेकिन इन्होंने जो ऑर्डिनेंस लाया, दैट ऑर्डिनेंस वाज चैलेंज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्ट्रक डाउन कर दिया था कि ये गलत है, दिस ऑर्डिनेंस इज नॉट वैलिड, उसको इनवैलिड करके गिरा दिया गया था, उस ऑर्डिनेंस को खत्म कर दिया गया था बाय द सुप्रीम कोर्ट। अब क्या हुआ, ये 1970 की हम बात कर रहे हैं, 1971 में इलेक्शन होता है ना। तो 71 के इलेक्शन में इंदिरा गांधी का एक ये बहुत उनके लिए पॉजिटिव हो गया। हालांकि अगर हम देखें
तो जो मोरारजी देसाई उनका अपोज कर रहे थे, देन राज्यसभा से पास नहीं हो पाया, उन्होंने ऑर्डिनेंस लाया प्री पर्स को एंड करने के लिए, उसको स्ट्रिप डाउन कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये चीजें जैसे ऐसा लग रहा है कि इंदिरा गांधी के अगेंस्ट हो रही है, बट एक्चुअली ये चीजें इंदिरा गांधी के सपोर्ट में चली गई, क्योंकि लोगों के सामने जो इमेज आया, इंदिरा गांधी का जो इमेज सामने आया जनता के, वो क्या था कि वो सी इज प्रो पुअर, हर मूव्स आर फॉर द upliftment of the poor people. That is why she is trying so hard to abolish this privy purse. कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाना चाह रही है, नहीं ला पा रही है। ऑर्डिनेंस ला करके उन्होंने प्री पर्स को खत्म किया, फिर उनका विरोध किया गया, सुप्रीम कोर्ट में मैटर चला गया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको खत्म कर दिया। तो वो तो पुअर के लिए काम करना चाहती हैं, बट पीपल अराउंड हर, विद इन हर पार्टी, people are not supporting her, and if people are not supporting her, it means that people are not supporting the cause of the poor people. ये मैसेज गया लोगों को, and this was one of the most important issue of the 1971 election. इंदिरा गांधी ने यही इशू बनाया प्रो पुअर का, जो अपना सोशलिस्ट छवि जो उन्होंने बनाई इन्हीं छोटी छोटी चीजों से, जो लोगों के दिल में बस गया कि इंदिरा गांधी जो हैं वो गरीबों की मसीहा हैं। और इसी का नतीजा था 1971 के रिजल्ट जो इलेक्शन के आए, वो उसमें कांग्रेस फिर से अपने डोमिनेंट पोजीशन को पा लेता है ना। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन। तो इसमें हम लोग यही देखे हमने कि किस तरह से क्या है और इंदिरा गांधी ने क्या रोल प्ले किया। तो जब 1971 का इलेक्शन हुआ और उसमें वो जीत जाती हैं, काफी अच्छे पोजीशन में फिर से आ जाती है, तो उसके बाद आफ्टर दैट इलेक्शन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड एंड प्रिवी पर्स को अबॉलिश कर दिया गया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हुआ। तो इसके आंसर में हम क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूड करेंगे, अभी हम उसको डिस्कस करेंगे। So Privy Purse was Privy Purse क्या था? It was a grant or allowance given by Government of India, given to princes of royal families. According to the extent of property। ठीक है, ये हो गया। इसको आपको एक सेंटेंस फॉर्म करके लिखना होगा। ठीक है, ये इसके अंदर जो चीजें आनी चाहिए वो मैंने बताया। अब इसका हम देखेंगे कि मिसेस गांधी ने इसमें क्या कॉन्ट्रीब्यूट किया। रोल ऑफ मिसेस गांधी। तो इसमें तो हम यही कहेंगे कि ये पहले से ही नेहरू वाज अगेंस्ट, है ना। व्यूज ऑफ नेहरू वाज आल्सो इम्पोर्टेंट टू गिव, बिकॉज डेमोक्रेसी के अंदर एक
हेरिडिटरी बेसिस पे काम हो रहा था, जिसको कि अनडेमोक्रेटिक कहा जाएगा, इसलिए नेहरू वॉज अगेंस्ट, बट कभी उसको एबॉलिश करने की बात नहीं की गई। लेकिन 1967 के इलेक्शन के बाद ये इंदिरा गांधी का मेन जो मुद्दा उन्होंने बनाया, ये वन ऑफ द मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशू यही था, है ना। और मोरारजी देसाई का रोल भी देना इसमें जरूरी है, बिकॉज ही वॉज द पर्सन who was there to oppose this demand of Mrs. Gandhi, है ना। And then what happened कि इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया, नाइनटीन 70 में लाया, लेकिन ये अमेंडमेंट पास नहीं हो पाया राज्यसभा से, है ना। राज्यसभा में वो नॉट पास्ड। इसके बाद फिर से उन्होंने एफर्ट किया, ऑर्डिनेंस लाया, लेकिन फिर ये क्या हुआ, ऑर्डिनेंस जो था फिर से उसको स्ट्रक डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट हो गया। इट वाज स्ट्रक डाउन बाय सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद क्या हुआ, इलेक्शन का वो मेन इश्यू बन गया, 1971 के इलेक्शन का मेन इश्यू ऑफ कैंपेनिंग फॉर 1971 इलेक्शन। और जब 1971 के इलेक्शन में वो विन होके आती हैं तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट कर दिया जाता है और पेपर्स एंड हो जाते हैं। दिस इज द रोल प्लेड बाय मिसेस गांधी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देयर इज अनदर क्वेश्चन, लिस्ट एनी टू चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडिया ड्यूरिंग लाल बहादुर शास्त्रीज गवर्नमेंट। लाल बहादुर शास्त्री की गवर्नमेंट, ये आया है 2008 में, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। और इस तरह के जो क्वेश्चंस जिसको हम कहेंगे कि बियॉन्ड 10 ईयर्स चले गए ना, 2021 है आपका ईयर, तो 2011 मोस्टली लोग 10 साल का क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन ये देखने में आता है जो भी नए क्वेश्चन जिसको हम कह रहे थे कि नए क्वेश्चंस आते हैं वो मोस्टली वही क्वेश्चंस आते हैं जो 10 साल के पीछे से में भी थे। तो दीज आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। एक अच्छा क्वेश्चन है कि लाल बहादुर शास्त्री की गवर्नमेंट जब थी तो क्या इंडिया चैलेंज फेस कर रहा था, 2 चैलेंज के बारे में बताना है। तो 2 जो चैलेंज थे उसमें पहला तो हमारा फूड शॉर्टेज हो गया था, है ना, मानसून फेल हो गया। मानसून के फेल होने के कारण जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है वो कम हो गया था। और उधर 5 ईयर प्लान्स में भी हम देखें तो सेकंड और थर्ड 5 ईयर प्लान का जो स्ट्रेस था, जो फोकस था, दैट वाज ऑन इंडस्ट्रीज। तो एग्रीकल्चरल आउटपुट में कमी हुई, जिसके कारण फूड शॉर्टेज हुआ, फूड इंपोर्ट करना पड़ा और फूड क्राइसिस हुआ, फूड प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए, ये सब चीज़ें हुई। ये पहला चैलेंज फेस किया इंडिया ने अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ दिस लाल बहादुर शास्त्री। एंड द सेकेंड चैलेंज वॉज वॉर विथ पाकिस्तान, द वॉर ऑफ 1965। और यही दोनों, जैसे अगर इसको याद करने के लिए बहुत ही आसान तरीका, लाल बहादुर शास्त्री ने जो स्लोगन दिया था वो था जय जवान जय किसान। तो जय जवान जय किसान, जवान इज फॉर दैट चैलेंज, द वॉर चैलेंज, वॉर ऑफ 1965, एंड किसान की जो फूड क्राइसिस हुई उसके लिए। ठीक है, तो ये हमारा उस तरह से हम इसको कर सकते हैं। The question is, list any 2 challenges faced by India
during Lal Bahadur Shastri's government. ठीक है, तो इसमें आप 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स क्वेश्चन, जो कि 2008 में आया था। इसमें बहुत ज्यादा इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है। इसमें इंट्रोडक्शन में बस यही कि आफ्टर द डेथ ऑफ नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री बिकेम द प्राइम मिनिस्टर with the consent of all the members of the Congress. इसके लिए कोई इलेक्शन वगैरह नहीं हुआ था, है ना। उनको unanimously he was elected, he was declared as the leader of the Congress parliamentary party, है ना। तो इसको यहाँ पर वही कहेंगे, डेथ ऑफ नेहरू। इंट्रोडक्शन जो हमारा होगा, May 1964, death of Nehru, and then he becomes the prime minister unanimously, है ना। LBS, Lal Bahadur Shastri becomes PM unanimously, है ना। And then what was the challenges? The first challenge was food crisis, and the second challenge was war with Pakistan. And अगर इसमें कंक्लूजन आप देंगे तो क्या देंगे? In order to challenge these, in order to face these challenges, Lal Bahadur Shastri gave the slogan "Jai Jawan, Jai Kisan," है ना। ओके, अब हम लोग इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बनता है, एंड द क्वेश्चन इज the result of which elections were called political earthquake, or why are the results of 1967 election in India called political earthquake? ये क्वेश्चन 2012 ऑल इंडिया 2012 में आया है और दिल्ली 2010 में। तो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है कि कौन से इलेक्शन के रिजल्ट को पॉलिटिकल अर्थक्वेक कहा जाता है, या 1967 के इलेक्शन के रिजल्ट को पॉलिटिकल अर्थक्वेक क्यों कहा जाता है। तो इसलिए अर्थक्वेक कहा जाता है क्योंकि इस इलेक्शन में जो रिजल्ट आया उसने कांग्रेस को बिल्कुल ही हिला दिया, नॉट ओनली एट द स्टेट लेवल बट ऑल्सो एट द सेंट्रल लेवल। अगर हम सेंट्रल लेवल पे देखें तो कांग्रेस वॉज एबल टू गेट मेजॉरिटी इन द हाउस according to the result of the election, but the number of seats which was won by Congress in this election was the lowest in the in all the elections. जितने भी elections, अभी 4 elections हुए थे, तो शुरू के 3 elections में जितने सीट्स मिल रहे थे कांग्रेस को, अगर उससे हम कंपैरिजन करते हैं तो जो 4th इलेक्शन में सीट मिले हैं कांग्रेस को वो लोएस्ट था। हालांकि उसको मेजॉरिटी मिल गई थी, इट वाज नॉट कि मेजॉरिटी नहीं मिल पाई, मेजॉरिटी मिल गई थी, बट मेजॉरिटी इज नॉट द कंसर्न एट दैट टाइम। मेजॉरिटी वाज नॉट द कंसर्न ऑफ द कांग्रेस। कंसर्न ये होता था कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिले, बट वो नहीं मिल पाया, सीट के नंबर बहुत कम हो गए। और उसके अलावा ये भी देखने आया कि जो मिनिस्टर्स थे, इंदिरा गांधी की जो कैबिनेट थी, जो कि 66 में उन्होंने फॉर्म किया था कैबिनेट, उस कैबिनेट में जो मेंबर्स थे उसमें से आधे जो मिनिस्टर्स थे वो हार गए थे। ये बहुत बड़ा डिफीट होता है किसी भी पार्टी के लिए अगर उसका मिनिस्टर इलेक्शन हारता है। इसका मतलब पीपल आर नॉट विद द गवर्नमेंट, दे आर अगेंस्ट द गवर्नमेंट। मिनिस्टर्स अगर हारते हैं तो, और आधे मिनिस्टर्स उनके हार गए। जैसे अगर महाराष्ट्र में देखें तो एस के पाटिल हार गए,
बिहार में के बी सहाय हार गए, देन बंगाल में अतुल्य घोष, तमिलनाडु में कामराज हार गए इलेक्शंस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके कारण ही इसको पॉलिटिकल अर्थक्वेक कहा जाता है। तो ये तो हुई सेंटर लेवल की बात। अगर हम स्टेट लेवल पे देखें तो कंडीशन और भी खराब हो गई थी, क्योंकि कांग्रेस जो है वो 9 स्टेट्स में कांग्रेस जो है वो पावर लूज कर गई। ठीक है, ये 9 स्टेट्स देखे तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, मद्रास एंड केरला। ये 9 स्टेट्स थे जहां पर कांग्रेस पहले पावर में थी, बट आफ्टर द इलेक्शन ऑफ 1967 इट लॉस्ट द पावर। अब इसमें ये जो स्टेट्स है ना, इसमें कुछ ऐसे स्टेट्स थे जिसमें कांग्रेस लार्जेस्ट पार्टी बनकर आई थी, लाइक मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। ये स्टेट्स में कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी थी, लेकिन डिफेक्शन बहुत ज्यादा हुआ, जिसके कारण कांग्रेस गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर पाई। तो जो अल्टीमेट रिजल्ट हुआ वो यही हुआ कि 9 स्टेट्स में कांग्रेस ने अपने पावर को लूज कर दिया, जो कि एक बहुत बड़ा झटका था। इट वॉज अ शॉक। दैट इज वाई इट्स कॉल्ड पॉलिटिकल अर्थक्वेक। ठीक है, the question is the result of which elections were called political earthquake? हालांकि क्वेश्चन सिर्फ इतना ही है। अगर इसमें एक चीज और ऐड किया जा सकता है कि द रिजल्ट ऑफ विच इलेक्शंस वर कॉल्ड पॉलिटिकल अर्थक्वेक एंड व्हाई। ये हमने ऐड किया है, ये ओरिजिनल क्वेश्चन में नहीं है, बट इस तरह के क्वेश्चन बहुत नॉर्मली ये पूछे जा सकते हैं और ये 4 मार्क्स में आ जा सकता है। हालांकि ये जो आया है वो तो 2 मार्क्स में ही आया है, और ये आया है 2012 एंड दिल्ली 2010। ठीक है, ऑल इंडिया 2012 एंड दिल्ली 2010। ठीक है, तो वही हमारा आंसर हो गया कि 4th इलेक्शन, 4th जनरल इलेक्शन, जनरल एंड स्टेट बोथ, 4th जनरल एंड असेंबली इलेक्शन। इसी को हम लोग अर्थक्वेक कहते हैं। क्यों कहते हैं? लोएस्ट tally of seats and share of votes since 1952, है ना। मेजोरिटी मिल गई बट द सीट्स वर लोएस्ट। ये आपको एक्सप्लेन करना होगा कि मेजोरिटी मिल गई, बट अगर 1952 से हम लोग उसको देखते हैं, कंपेयर करते हैं 1952 ऑनवर्ड्स, तो व्हाट वी सी दैट दिस वाज द लोएस्ट टैली। ठीक है, देन सेकेंड हाफ ऑफ द मिनिस्टर्स
लॉस्ट द इलेक्शन, इसमें आपको नाम देना बहुत जरूरी है। अतुल्य घोष कहाँ से, एस.के. पाटिल, के वी सहाय, इन सब का नाम देना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना नाम दिए आपका आंसर इनकम्प्लीट होगा। और अगर हम इन सब जो मैंने वाई लगाया है ना, उसमें ये सारी डिटेल्स देने होंगे। अगर सिर्फ क्वेश्चन ये है कि किसको कहते हैं, तो आप 1967 के जनरल असेंबली इलेक्शन के बाद इतना दे देंगे तो दिस विल बी एनफ। ये वाला नहीं ऐड करना, ये तभी होगा जब वाई पूछा जाए, ठीक है। और फिर स्टेट इलेक्शंस में देखें तो कांग्रेस लॉस्ट पावर इन 9 स्टेट्स, ठीक है। अब 9 स्टेट्स का नाम याद अगर हो जाता है तो बड़ी अच्छी बात है। ट्राई टू मेमोराइज। अगर हम उसको देख करके करें, क्या मैप को देख के अगर करेंगे तो ये हो जाएगा। और इसमें एक चीज ये भी था ना कि एक इस तरह का कहा गया कि अगर कोई ट्रेन जा रही है फ्रॉम दिल्ली टू हावड़ा, है ना, ऐसा उस समय इस तरह की चीजें, मतलब बहुत ही यूनिक चीज हुआ था, ये पहली बार हुआ था। तो इसलिए इस तरह की सेइंग बहुत पॉपुलर हुई थी कि अगर कोई एक ट्रेन लेता है दिल्ली से हावड़ा के लिए, तो वो किसी भी ऐसे स्टेट से नहीं क्रॉस करेगा जहां पर कि कांग्रेस का रूल हो। तो ये डिपिक्ट कर रहा है कि कांग्रेस की कंडीशन जो है वो बहुत खराब हो गई थी ड्यूरिंग दिस इलेक्शन, ठीक है। तो ये बहुत ही स्ट्रेंज फीलिंग था लोगों के लिए, इंडियंस के लिए, बिकॉज वी वर यूज्ड टू see Congress as a dominant at a dominant position, but now the things have changed. That is why it is called earthquake. ठीक है. So this is all for today.